Morning, sir. कल के क्लास में किसी को डाउट है? कल का कुछ डाउट पूछना है किसी को?
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखता है तो यस लिखेंगे, नहीं दिखता है तो भी नो लिखेंगे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रहा है? अभी? देखिए, मैंने अभी पीडीएफ ओपन नहीं किया है। मेरा कंप्यूटर आपको दिखना चाहिए वहां पे। मेरा स्क्रीन का दिखना चाहिए आपके मोबाइल पे, उसको कहते हैं स्क्रीन दिखना। देखिए, आज पढ़े, कल हमने देखा था एंजाइम कैटालाइसिस, ठीक है, और इंडस्ट्री में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। और एक बात बोल दूं आपको, आपको ये जो लिस्ट मैंने कल दिया था एंजाइम जो कैटलिस्ट यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट और जो नॉर्मल कैटलिस्ट यूज होते हैं, सब आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम्स में आता है ये सब। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या सबको? जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए क्योंकि कुछ को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। ठीक है, ये उस टाइप के कैटालाइसिस है जिसमें एंजाइम्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का साइज मैटर करता है। साइज मैटर कहने का मतलब है उनका कुछ ना कुछ रेडियल साइज होगा। जैसे जैसे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में कैविटी होता है, तो एंजाइम कैटलिस्ट के कैविटी में रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो सब उसके कैविटी में फंसने चाहिए, तो उसको हम सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस कहते हैं। और उसमें कैटलिस्ट का जो कैविटी का पोर साइज होता है, जो छिद्र का साइज होता है, वो उसका उस पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट के जो
डायमेंशंस होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, देन प्रोडक्ट के जो रेडियल डायमेंशन होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जिनको जिनको नहीं दिख रहा है आप एक बार नेटवर्क चेक कीजिए अपना, क्योंकि कुछ को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है स्क्रीन। मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए। अब दिख रहा है सबको? अभी स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है? देखिए स्क्रीन का मतलब होता है, जब स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरा जो इस लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो सबको दिखना चाहिए यहाँ, चाहे जो भी खुला हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पीडीएफ खुला होगा तो ही आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी खुला हो, यहाँ जो भी दिख रहा है वो उधर होना चाहिए। और अपना नेटवर्क एक बार चेक करें सब। नेक्स्ट है हमारा शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। इस कैटालाइसिस में कैटलिस्ट का जो कैविटी होता है, जो पोर होता है, उसका साइज मैटर करता है। फिर जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसका साइज मैटर करता है। ठीक है, तो कैटालाइटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। इस कंडीशन में एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जो पोर साइज होगा कैटलिस्ट का, जो एंजाइम कैटलिस्ट का जो पोर साइज होगा, अगर उसका छिद्र अगर बड़ा है और रिएक्टेंट का छिद्र बहुत छोटा है तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर इसका कैटलिस्ट का छिद्र जो है वो छोटा है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बड़ा है तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो स्पेसिफिसिटी है वो आपको यही बताता है कि दोनों का जो साइज है वो साइज लगभग एक जैसा होना चाहिए, ताकि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के कैविटी में आके फंस सके और आपको रिएक्शन दिखा सके। Zeolites are good shape selective catalyst due to their honeycomb like structure। देखिए honeycomb like structure ये सबने देखा है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हनी कोम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। उसमें देखिए अगर आप ढंग से देखोगे तो उस छत्ते में आपको हेक्सागन बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम हनी कोम्ब कहते हैं। अ बेसिक जियोलाइट स्ट्रक्चर इज एज शोन। ये सिंपल जियोलाइट स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का, सल्फर ऑक्सीजन का, और ये कई बार कई जगह इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको देखिए एक बार। द पोर साइज रेंजेस बिटवीन 260 pm टू 740 pm। जो कैटलिस्ट का, इस कैटलिस्ट का जो पोर साइज है या किसी भी एंजाइम सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस में जो पोर साइज डिपेंड करता है वो 260 pm से 740 pm तक लगभग होता है। दीज आर माइक्रोपोरस aluminosiलिकेट्स ऑफ जनरल फॉर्मूला mx/n AlO2 whole x SiO2 whole y डॉट MH2O। ये जनरल फॉर्मूला है एंजाइम कैटालाइसिस का। M आपका मेटल आयन है, M आपका मेटल आयन है। ओके, और जो x और y है, m है, देन इधर n है, ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेटल आयंस, देन n आपका वैलेंसी हो जाएगा, m आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करेगा। ठीक है, where n is the valency of metal ion Mn plus, thus only those molecules can be absorbed in these pores whose size is small enough to enter these cavity and also leave easily। ये उस रिएक्शंस को शो करेगा जिसमें कि रिएक्टेंट्स पोर साइज में आसानी से जा सके और आसानी से प्रोडक्ट बना के बाहर निकल सके। एक एग्जांपल है एंजाइम कैटालिसिस का। देखिए एक एंजाइम का एग्जांपल यहाँ लिख रखा है मैंने, Na2Ca चाहे Mg। इस M के जगह आप इन तीनों में से कोई भी एक मेटल डाल सकते हैं और उसका जो x/n का वैल्यू होगा वो 3/5 है, सॉरी 3.5 है। then Al7 Si17O48.32H2O। इस फॉर्मूला में आप इसको पुट करेंगे जिसमें कि M के जगह पे आप सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, और x/n के जगह पे आपको 3.5 लेना है।
और बाकी इधर का जो फॉर्मूला है वो इस ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है। These are widely used in petrochemical industry as a catalyst for cracking of hydrocarbons। ये जो enzyme catalysis है, ये जो process है, ये हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करने के काम में यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है और जहाँ पे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हमको देखना पड़ता है, वहां पे हम यूज करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज ZSM5। ये कैटलिस्ट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है पेट्रोल के प्रोडक्शन में, और which converts alcohol directly into gasoline, मतलब ये अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट करता है by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon। इसको आप एक बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ZSM5 आपका टाइप ऑफ कैटलिस्ट है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। X/N जो है वो आपका मेटल्स है, यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ पे डी ब्लॉक के मेटल्स यूज होते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसको यूज किया जाता है। और कोई डाउट किसी को? आगे चले। देखिए ये कुछ रूल नहीं है एक्चुअली। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम कैटलिस्ट ज़्यादातर इंसानों के इंसान बोलते हैं एनिमल के टिश्यूज वगैरह से निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका गॉड मेड है, और इसको स्टडी करने पे देखा गया है कि इस टाइप का जनरल फार्मूला में ये सब फिट बैठते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था जो एंजाइम कैटलिस्ट है ये सब आपके एनिमल से निकलते हैं, एनिमल ग्रुप से आते हैं, ठीक है। से देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है एंजाइम कैटलिसिस में बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल कैटलाइसिस कहा जाता है इनको। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलोइडल स्टेट। ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा है, थर्ड सेक्शन है कोलोइडल स्टेट। फर्स्ट हमारा एडसॉर्प्शन था, उसके बाद कैटलाइसिस था या कैटलिस्ट था, और तीसरा है हमारा कोलोइडल स्टेट। देखिए कोलोइडल स्टेट हम सब देखते हैं कभी ना कभी, और उसके थ्रू सब गुजरते हैं। कोलोइडल स्टेट एक स्टेट है जो सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन स्टेट्स के बीच में होता है या सस्पेंशन के बीच में होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं।
सबसे पहला है आपका सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। उसमें आपको एक सॉल्वेंट मिलेगा, एक सॉल्यूट मिलेगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस सॉल्यूशन की वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे कोलोइडल स्टेट की जब बात करते हैं तो वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज में बदल जाते हैं। जब हम सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमारा प्रेसिपिटेट और मीडियम में बदल जाता है। देखिए यहाँ एक बॉक्स मैंने बना रखा है, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। देन एक है कोलोइडल स्टेट जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जगह डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम होगा। एक होता है सस्पेंशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जगह पे हम प्रेसिपिटेट और मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आप अपने घर पे भी बनाते हो, सॉल्ट वाटर के साथ, शुगर वाटर के साथ। तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का जो फेज है वो फेज हमेशा 1 होगा। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का फेज हमेशा 1 होगा। और एक एक्सपेरिमेंट आपके 10th में था कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास करो तो लाइट आपको पास होता हुआ दिखेगा नहीं। जैसे आप अगर वाटर में शुगर डाल दो तो उस पर आप टॉर्च की लाइट डालिए तो आपको लाइट क्रॉस करते हुए उस सॉल्यूशन से नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन एक स्टेट है या सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है जिसमें अगर आप वाटर में सैंड डाल दें या रेत डाल दें तो होगा क्या, वो थोड़ी देर तो आपके पानी में घुलता हुआ दिखेगा लेकिन फिर धीरे धीरे अपने वजन के हिसाब से या ग्रेविटी के हिसाब से वो धीरे धीरे बैठता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट प्लस मीडियम। जो सैंड है आपका वो आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा और जो आपका वाटर है वो आपका मीडियम हो जाएगा। देन कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट अगर आप वाटर में चॉक का पाउडर डाल दें तो चॉक का पाउडर जो है वो उसमें ना ही घुलेगा और ना ही बैठेगा जाके, मतलब ना वो पानी में पूरी तरीके से घुलेगा और ना ही वो सस्पेंशन की तरह नीचे जाके बैठ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। इसको हम कहते हैं कोलोइडल स्टेट। इसमें एक डिस्पर्स फेज होता है और एक हमारा डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा घुलने के तरीके के हिसाब से। और इसका सबसे मेजर डिफरेंस है उसके साइज को लेके दिया जाता है। सबसे मेजर डिफरेंस है साइज का। सॉल्यूशंस का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर का होता है, मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उसकी जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से कम होगी। देन कोलोइडल स्टेट की जो साइज होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, या फिर 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। सस्पेंशन का जो साइज है वो साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। मतलब ये जो सस्पेंशन है इसमें जो साइज यूज होता है प्रेसिपिटेट का वो इन दोनों से काफी बड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं इसको शुरू से। Colloidal state: when water soluble substances like sodium chloride, copper, sulfate, sugar, etc. are put into water, they dissolve and a homogeneous solution is obtained. अगर वाटर में हम सोडियम क्लोराइड डाल दें, चाहे कॉपर सल्फेट डालें या शुगर डालें, तो हमको एक होमोजेनियस सॉल्यूशन मिलेगा जब वो उसमें घुल जाएंगे तब। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर नॉट विजिबल एंड देयर साइज इज मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स घुलते हैं वो विजिबल नहीं होते, मतलब उन्हें हम देख नहीं सकते, और उनका जो साइज होता है काफी छोटा होता है, एकदम मॉलिक्यूलर साइज का होता है वो। Such mixtures are called molecular solutions or true solutions। वैसे solutions को या वैसे mixtures को हम true solutions कहते हैं। Now suppose we take muddy river water or an insoluble substance like lead sulfate or calcium sulfate is put into water। अगर पानी में, या तो आप मडी रिवर ले लीजिए, मडी मतलब जो मिट्टी वाला पानी होता है वो, या फिर insoluble substance लीजिए जैसे lead sulfate वगैरह हो गया। The particles of the solutes are visible even with the naked eye। इनके जो particles है उनको हम अपने नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, because their size is large, क्योंकि उनके जो साइज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। On keeping for some time, particles settle down। These mixtures are called सस्पेंशन। कुछ समय के बाद होता क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके बैठ जाता है, जिनको हम सस्पेंशन कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कहते हैं। आप जो रिएक्शंस में पीपीटी लिखते हैं उसका यही मतलब होता है, प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन।
In between these two extremes, there are particles which are bigger than molecules but are too small to be seen even by a microscope. लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है, लेकिन इस सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है, जिनको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते. The colloidal state can thus be regarded as the intermediate state between molecule and particles of a coarse suspension. तो उस टाइम स्टेट को डिफाइन किया गया जिसको नाम दिया गया कोलोइडल स्टेट, और इसका जो कोर्स इसका जो साइज है वो इन दोनों के बीच में रहता था. थॉमस ग्राहम साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1861 में क्लासिफाई किया था दो चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन. मतलब ये जो सॉल्यूशंस है उनको दो तरीके से डिफाइन किया था उन्होंने कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर, कौन जल्दी डिफ्यूज होगा, कौन स्लोली डिफ्यूज होगा, मतलब कौन जल्दी घुलेगा और कौन धीरे धीरे घुलेगा. तो सबसे पहला क्रिस्टलॉइड. क्रिस्टलॉइड सबसे पहले डिफाइन किया उन्होंने. दे डिफ्यूज रैपिडली इन सॉल्यूशन एंड कैन रैपिडली पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स. एग्जांपल यूरिया, शुगर, सॉल्ट एंड अदर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस. इन्होंने सबसे पहले नाम दिया क्रिस्टलॉइड का और कहा क्या कि ये बहुत जल्दी सॉल्यूशन में डिफ्यूज होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्यूशन में घुल जाते हैं. और जो छन्नी होते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, देखिए जो मेम्ब्रेन यहाँ यूज किया गया है ये मेम्ब्रेन छन्नी के लिए यूज किया जाता है. तो एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स जिनसे ये आसानी से पास कर जाते हैं. दूसरा नाम उन्होंने दिया था कोलॉइड्स का. दे डिफ्यूज वेरी स्लोली इन सोल्यूशन एंड कैन नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स. वे चीजें जो बहुत जल्दी नहीं घुलते हैं, धीरे धीरे घुलते हैं, उनको कोलॉइड्स का नाम दिया गया. एग्जाम्पल स्टार्च, गेलाटिन, सैलिसिलिक एसिड, proteins, etc. Since this class of substances generally exists in amorphous or gelatinous condition and hence the name colloid meaning loose form. तो इसके वजह से उन्होंने कोलॉइड्स का नाम दिया था. रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो था. देन एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं करते थे, एमरफस नेचर शो करते थे और चिपचिपे होते थे इस वजह से. नेक्स्ट नोट देखिए. एक्चुअली एवरी सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर कैन बी क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड अंडर सुटेबल कंडीशंस. ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से हर सब्सटेंस या तो कोलॉइड हो सकता है या फिर क्रिस्टलॉइड हो सकता है. वो इसलिए क्योंकि जो घुल सकता है आसानी से किसी भी चीज में वो दूसरी चीज में हो सकता है ना घुले. जैसे आप देखो NaCl आपका पानी में घुल जाएगा लेकिन बेंजीन में नहीं घुलेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या होगा, अगर पानी में घुल जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो क्रिस्टलॉइड है, अगर बेंजीन में नहीं घुलता है तो हम कहते हैं वो कोलॉइड है. तो ये जो एक्सेप्शन था इसके वजह से ही कोलॉइडल स्टेट्स का डेफिनेशन आया, मतलब कोलॉइडल स्टेट को अलग दर्जा दिया गया. देन नेक्स्ट एग्जांपल है सोप इज अ कोलॉइड इन वाटर व्हाइल इट बिहेव्स लाइक अ क्रिस्टलॉइड इन बेंजीन. साबुन जो है वो वाटर में कोलॉइड की तरह बिहेव करता है और बेंजीन में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है. कहने का मतलब है कि साबुन पानी में आपको तैरता हुआ दिखेगा या कम डिफ्यूजन बहुत स्लो दिखेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है घुलने का प्रक्रिया बहुत स्लो दिखेगा, और बेंजीन में घुलने का प्रक्रिया ज्यादा दिखता है. तो ये इस टाइप के लिमिटेशंस के वजह से कोलोइडल स्टेट को डिफाइन किया गया था. आप इसको एक बार पूरा देखिए, इसके बाद जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए.
आगे चले, कोई डाउट है इसमें? गेलाटिन आपका बायोलॉजिकल है, ठीक है। और जो कोर्स है, कोर्स कहने का मतलब है कि ये इसकी जो साइज़ है सस्पेंशन की वो ज़्यादा होती है कोलॉइडल स्टेट से, और जो कोलॉइडल स्टेट है वो आपके सस्पेंशन और टू सॉल्यूशन के बीच में होता है। कोर्स का सस्पेंशन कहने का मतलब उनका साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। गेलाटिन जो है आप पढ़ेंगे आपके बायोलॉजी में, प्रोटीन गेलाटिन से रिलेटेड, ठीक है। इसको आप ये भी समझ सकते हैं, गेलाटिन यहाँ जो गेलाटिनस कंडीशन लिखा है इसको आप यहाँ से रिलेट करते हैं, ग्लू फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है मैंने, सॉल्यूशंस, कोलोइडल स्टेट और सस्पेंशन, ये अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप जो एग्जाम में डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तीनों का अलग अलग बना रखे हैं बॉक्स में, या अलग अलग कॉलम में बना दीजिए और फिर आप इस टाइप से लिख सकते हैं। देन देखिए कोलोइडल स्टेट जो है, यहाँ एक लाइन है, colloidal state is usually known as Soul particles, lies between true solution state and suspension state। जो colloidal state है इसको सोल पार्टिकल्स भी कहा जाता है, और आगे अगर कहीं सोल पार्टिकल्स आपको लिखा हुआ मिले आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो डिफरेंस हमें, मैक्सिमम डिफरेंस यही देखने को मिल जाता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इसके साइज का मैटर, सबसे मेन डिफरेंस है इसका साइज का। तो सॉल्यूशन का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, कोलोइडल स्टेट का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा, या फिर 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होगा। सस्पेंशन की जो साइज होती है वो आपकी मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। ये इसका मेजर डिफरेंस है तीनों का। देखिए ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सिस्टम एंड हैव द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब जो सॉल्यूट है उसकी जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है, दैट इज 10⁻9 मीटर से कम होती है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ ट्रू सॉल्यूशन आर either single molecules or ions and are homogeneously distributed throughout the solutions। जो सॉल्यूट होते हैं पूरे सॉल्यूशन में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। These particles are invisible and cannot be seen even with microscope। इन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप से, ये इनविजिबल होते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, true solutions pass through ordinary filter paper as well as through animal membranes। ये जो साइज इनके बहुत छोटे होने के कारण
ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और जो एनिमल मेम्ब्रेन्स होते हैं उससे भी पास हो जाते हैं। जैसे आप जो बायोलॉजी वाले हैं जो वो सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह पढ़ते होंगे तो ये उससे रिलेटेड है आपका एनिमल मेम्ब्रेन्स, उससे भी सॉल्यूशंस आसानी से पास हो जाता है। सोडियम क्लोराइड, शुगर, यूरिया etc फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन इन वाटर। Colloidal solutions है आपका, colloidal solutions are heterogeneous systems and have the size of dispersed particles lying between 1 nanometer to 1000 nanometer, that is 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 6 meter. The particles in a colloidal solution are thus larger particles and are referred to as colloidal particles. जो साइज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं इसलिए इनको colloidal particles कहा जाता है. Although colloidal particles are larger in size, yet they are not large enough to be seen with naked eye. ये जो साइज है ये काफी बड़ा होता है लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं होता जिन्हें हम अपनी आंख से देख सके. However, they can be seen with the help of an ultra microscope. एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं. Then colloidal solutions can pass through ordinary filter paper but not through an animal membrane. colloidal solution जो है ये ordinary filter paper से पास होता है लेकिन animal membrane से पास नहीं कर सकता. And gum, arabic, gelatin, glue etc form colloidal solutions when dispersed in water. ये examples है colloidal solutions के जब इन्हें पानी में डाला जाता है. The next है आपका suspensions. Suspensions are also heterogeneous system and have still larger particles. Suspension जो है ये भी एक heterogeneous system है जिसका phase greater than 1 होगा या greater than equal to 2 होगा. Then इसमें जो पार्टिकल की साइज है वो काफी बड़ी होती है. The size of particles present in a suspension is more than 1000 nanometer, that is greater than 10 to minus 6 meter. These particles are either visible to naked eye or can be seen under a microscope. ये particles या तो खुली आंख से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप के अंडर में भी दिखता है. The suspensions neither pass through an animal membrane nor through an ordinary filter paper. ये जो सस्पेंशन है ना ही फिल्टर पेपर से पास होता है और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से पास होता है. स्टेड मडी वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन. अगर पानी में आप मड को घोल दीजिए, मिट्टी घोल दीजिए तो वो एक एग्जांपल होगा आपका सस्पेंशन का. चलिए एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए.